जफर नवाज जसपाल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र। डॉक्टर ज़फ़र, ज़ाहिर है ऐसे मौक़े कई दफ़ा आए हैं इससे पहले भी कि हमें लगा कि मुआहिदा होने के करीब है मामलात। अब इस मरतबा जो बात की जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है हमारे वज़ीर दाखिला का 24 घंटे के बाद दोबारा ईरान ट्रैवल करना, फिर अरब मीडिया का ये रिपोर्ट करना है कि एक और अहम शख्सियत पाकिस्तान से आज जा सकती है, अहम तरीन शख्सियात में से एक। आपको लगता है कि हाँ मामलात तकरीबन तय पाने वाले हैं या अभी भी कुछ कहना काबिल वक्त है? मेरा ख्याल है कि ये कहना कि मामलात तय पा सकते हैं ये काबिल वक्त होगा, मगर ये एक इंडिकेटर है कि 24 घंटे में, जिस तरह पहले आप लोगों ने फरमाया कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब दोबारा ईरान गए, तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस नज़र आती है। कोई क्रूशल, कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जिसकी वजह से हमें रश करना पड़ा, और इस अर्जेंसी का मौजब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ों का अर्जेंसी नज़र आती है। एक पॉजिटिव है कि अगर आप देखें कि 19 मई को जो जेडी वैस के बयान आए हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, बड़े थे कि जी हमारा डील होगी, हम ये कर रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिएशन की भी तारीफ हो रही थी, और साथ ही पैरेलल ट्रंप की धमकियों की भी एक बौछार लगी हुई थी। इस चीज़ से ये लगता है कि जो अमेरिका में कांग्रेस में डिबेट हो रही है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिबेट हो रही है, वहाँ पे ये रियलाइजेशन है कि अब मीडिएशन को फाइनल प्रोसेस में ले जाके मुकम्मल किया जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब है, जब पहली दफ़ा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तशरीफ लेके गए थे ईरान में, तो वो उनके साथ थे। इसका मतलब है कि वो प्रीवी थे जो वहाँ पे एग्रीमेंट हुए, जिसकी वजह से फॉरेन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने खोल दी थी। और उसके पैरेलल में जब ये दोबारा जाते हैं तो आपको क्या नज़र आता है कि पिछले कल और परसों के दौरान 26 शिपमेंट्स जो बड़ी वहाँ से गुजरी, इंक्लूडिंग जो चाइनीज़ के 2 टैंकर्स थे। और उसके बाद दोबारा मोहसिन नकवी साहब का जाना और उनके जर्नल को मिलना जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड का है, ये इंडिकेट करता है कि वो अपने काउंटर पार्ट को मिल भी है, रेवोल्यूशनरी गार्ड को भी, और एक्सपेक्टेड है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब को मिलेंगे, और फॉरेन मिनिस्टर को भी, और पार्लियामेंट को। अब ये चीज़ है कि अगर तो हमारा कोई अहम लीडर, ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो फील्ड मार्शल साहब खुद तशरीफ ले जाएंगे। अगर वो जाते हैं तो फिर तो आप समझें कि मुकम्मल एग्रीमेंट हो चुका है, न्यूक्लियर पे भी निगोसिएशंस कंस्ट्रक्टिव स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर वो नहीं जाते, फिर ये है कि जी कि यहाँ पर आपको ये खबर मिली है कि जी कि कहीं थोड़ा सा ईरान की जो है खुद सरी जो है वो कहीं दोबारा जंग की तरफ ना ले जाए, क्योंकि अमेरिका एक मिलिट्री पावर तो है। अच्छा डॉक्टर ज़फ़र, इस वक्त एज वी स्पीक प्रॉब्लम क्या है? मतलब अगर ये सारी चीज़ें, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर लें, हुर्मुज़ की बात कर लें, मिसाइल कैपेबिलिटीज़ जो ईरान की हैं और उनकी जो रेंज है और रीच है उनकी बात कर लें, अब बातचीत फंसी कहाँ हुई है? बिकॉज ऑब्वियसली इतनी बार नेगोशिएशन, कभी उनके नुकात आते हैं, कभी इनके वहाँ जाते हैं। हमें प्रॉब्लम ये नज़र आती है कि ईगोज़ आर क्लैशिंग हेयर बिग टाइम एज वेल, क्योंकि जहाँ सदर ट्रंप जो हैं ये बात करते हैं कि हम बड़े करीब हैं एक डील के, उसके बाद फ़ौरन आ जाता है कि ये डील मान लो वरना उसके बाद जो हम तुम्हारे साथ करने वाले हैं। मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट यू सी कि ये जो है नुक्ता फंसा हुआ, हाँ ये नुक्ता फंसा हुआ है, वरना सब कुछ ठीक है। आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया ईगो का, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अमेरिका की जो ईगो है सुपर पावर की और ट्रंप की, वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो गई है कि वो अपने अल्फाज का कैदी होकर रह गया है। क्योंकि वो एक दफ़ा कहता है कि जी हम जंग जीत गए हैं। जंग जीतने का मतलब है फिर तो ईरान उनकी सब बातें मान ले, जिस तरह अलाइड फोर्सेस के जीत के बाद सारे एक्सिस वालों ने, जर्मनी ने और जापान ने मान ली थी। ईरान जंग तो नहीं हारा है, इसलिए वो न्यूक्लियर पे भी अपनी कंडीशन के साथ आ रहा है। हालांकि न्यूक्लियर पे वो हर चीज़ वो मान रहा है जो अमेरिकन डिज़ायर कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी डिज़ायर कर रही है, और विद इन दी एनपीटी कर रहा है कि 3.67 से ज़्यादा, बल्कि वो भी वो रोक रहा है कि कुछ सालों के लिए। अब ये कह दे रहा है कि पहले ट्रंप कह रहे थे 12 साल, अब कहते हैं 20 ईयर्स। तो ईरान को डिफीटेड नेशन नहीं है, ये एक क्लियरिटी होनी चाहिए अमेरिकन को। दूसरा, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में ईरान प्रिपेयर्ड है। आपने मिसाइल का बात की, तो मैंने अभी तक जितने भी इनका है उसमें नेगोशिएशन में कहीं भी मिसाइल की बात इस तरीके से नहीं देखी कि जो अमेरिकन की डिमांड में है। तीसरी ये चीज़ है कि सैंक्शंस ईरान कह रहा है, अमेरिकन एक दफ़ा कहते हैं कि हम खोल देंगे, दूसरी दफ़ा कहते हैं कि आपको बिहेवियर शो करना पड़ेगा। अमेरिका इस वक्त फिक्स अप हो चुका है, ना उसके अरब अलाइज उसके साथ है, ना उसके यूरोपियन अलाइज उसके साथ है, मगर स्टिल मिलिट्री पावर है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा चाहिए अमेरिका में, और उसको पैसा मिल भी रहा है।
तो जंग तो उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स को सस्टेन करने का भी एक बहाना है, और न्यू जो वेपनरी आ रहा है उसको भी सस्टेन या उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी है। दूसरी तरफ आपने खुद कहा ईरान की भी एक हिस्ट्री है, और ईरानी रजीम की जो इस वक्त सर्वाइवल है वो नेशनलिज्म है। वो अगर किसी जगह भी ये इंप्रेशन आ गया कि एक छोटा सा भी बिहाइंड द डोर ईरानियन डिप्लोमेसी करने के लिए तैयार है, वो ब्रिंक्समैनशिप में नहीं है, वो कहीं भी ये इंप्रेशन आ गया कि उन्होंने सरेंडर कर दिया ऑन नेगोशिएशन टेबल, क्योंकि वो जंग में नहीं आ रहे, तो उनके लिए मसला बन जाएगा। सही, तो इसलिए उनकी रिजीम की सर्वाइवल का भी मसला है। अच्छा, एक बात बताइएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे किसी भी किस्म का नया मैकेनिज्म बनना या तय होना, हाउ लाइकली इज दैट? मतलब जो खित्ते के ममालिक हैं, क्या उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा? और दूसरा ये कि अब आखिरी मरतबा जो सदर ट्रंप ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन को मौखर करने का ऐलान किया था, उसमें दीगर ममालिक के साथ साथ उन्होंने UAE की क़यादत का भी जिक्र किया कि उनके कहने की वजह से वो चंद दिन के लिए अपना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन या हमला रोक रहे हैं। इसकी कितनी अहमियत है इस सूरत हाल में? देखिए, इस खित्ते में जो अगर किसी की अहमियत है वो ईरान की है, पाकिस्तान की है, क्योंकि हम एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बन चुके हैं, यहाँ सऊदी अरेबिया की है। GCC भी जब वर्क करता था, जिसमें UAE की भी बहुत अहमियत थी, तो UAE के एक टूरिज्म के लिए, एक इकोनॉमिक हब के लिए, एक न्यू इनोवेशंस के लिए तो हो सकती है, मगर जब आप स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पे आते हैं तो UAE की कोई अहमियत नहीं बनती। वो तो बिल्कुल एक UAE हो गया, बहरीन हो गया, ये एक ही तरह के आप सिटी स्टेट्स इनको समझे। हाँ, सऊदी अरेबिया की खबरें आ रही हैं, उन्होंने ट्रंप से रब्ता किया है, उन्होंने इस वार को रोकने की और खोलने का। जो आपका सवाल था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, मेरा ख्याल है कि उसमें दोनों साइडों के लोअर होंगे और ये वापस जाएगी एज ए इंटरनेशनल वाटरवे, क्योंकि अगर ईरानियंस यहाँ पे इसको कनाल की तरह ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो उसको बाकी जगहों पे मुल्कों में भी फिर टैक्सेशन का सामना करना पड़ेगा। ये एक क्विड प्रो क्वो होगा। ईरान इसको एज ए मिलिट्री वेपन तो यूज कर सकता है, इसको इकोनॉमिक, उसको पता है कि अगर मैं टैक्स लगाऊंगा तो वैसे भी अगर आप देखें कि ऑयल इंडस्ट्री जो शिफ्ट हो रही है इस वक्त, जो जो जेट है उसने अमेरिकन ऑयल लेना शुरू कर दिया, ऑयल जो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक चेस बोर्ड पे अमेरिका की बहुत बड़ी सक्सेस है। पहले वो मिडिल ईस्टर्न ऑयल लेता था, अगर ईरानियन इसको ज्यादा कॉस्टली करते जाएंगे तो वो एक रिफाइनरीज जो रिफाइनरी सूटेबल होंगी वेनेजुएला या आप वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ऑयल के लिए और अमेरिकन ऑयल के लिए, वो फिर स्टैब्लिश हो जाएंगी पूरे वर्ल्ड में। और इनके लिए जो पहले रिफाइनरीज बनी थी जो कि मिडिल ईस्टर्न ऑयल को की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होती थी, वो डैमेज हो जाएगी या उनकी रिप्यूट हो जाएगी। तो ये ईरान को भी रीथिंकिंग करना पड़ेगा। जंग के बाद मेरा ख्याल है कि स्ट्रेट हॉर्मुज़ जो है वो फिर पहले की तरह पीसफुल एक वाटरवे बन जाएगा, एक ट्रेडिंग चैनल बन जाएगा। अच्छा डॉक्टर जफर, अब टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज और ऑब्वियसली हमारे ऑडियंस के लिए भी ये बता दें, जो सारे शुरू में हम पॉइंट्स देख रहे थे जिनमें सैंक्शंस को लिफ्ट करने वाली बात थी, क्या उसमें अग्रीमेंट है? दूसरा, वॉर रेपरेशंस की बात हो रही थी, जितना डैमेज इस जंग में ईरान का हुआ है और दे आर क्लेमिंग इट कि अब आप उसके लिए करें कुछ, उस पर भी क्या समझौता कर लेगा अमेरिका? और उसके बाद ईरान की तरफ से जो इनरिच यूरेनियम है वो दे देना, अमेरिका के हवाले कर देना, उस पे भी क्या ईरान मान गया है, मान जाएगा क्या? ये किसी और पार्टी के हवाले किया जाए? नहीं, वैसे नहीं, क्लेम ये है और मांगा ये जा रहा है कि अमेरिका के हवाले, अमेरिका ये मांग रहा है। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त हम कहते हैं कि अमेरिका से वो जो अपनी मांग रहा है कि जी कि मेरी जो तबाही हुई है उसका आपका, जी बिल्कुल, वो एडजस्टेबल है, वो डिमांड वो ये कर रहा है, मगर उसकी क्योंकि बहुत से एसेट्स अमेरिका की सैंक्शन की वजह से फ्रोजन है, वो अगर रिलीज हो जाते हैं और इमीडिएटली उनको हो जाता है तो ईरानियन, आपको याद होगा कि जिस वक्त जंग खत्म हो रही थी 8 अप्रैल को, जब सीज फायर हुआ तो ईरानियन करेंसी कितनी एकदम मार्केट में राइज कर गई थी। तो वो इनडायरेक्टली आएगा, सैंक्शंस खत्म हो जाएंगी, ये करना पड़ेगा अमेरिका को और उनको देना पड़ेगा और ईरानियन उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। जो यूरेनियम वाला ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें देखें कि जब ईरानियन से JCPOA किया था, जिसको न्यूक्लियर ईरान US न्यूक्लियर डील कहते हैं, 2016 में जो एग्जीक्यूट हुई, उस वक्त भी उससे पहले 18 मंथ प्लस आपने देखी नेगोशिएशंस हुई। इस वक्त अमेरिका कहता है कि यूरेनियम जो है वो हमें दे दिया जाए, जो 60% अनरिच यूरेनियम है, जो कि ईरान ने जब बनाया था वो वायलेशन थी NPT के। ईरान उसको हाईली एनरिच यूरेनियम नहीं बना सकता था, मगर उसने बना लिया। अब उसमें अमेरिका जो JD वैंस की स्टेटमेंट्स मैंने देखी है, उसमें ये एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो चंद दिन पहले पुतिन ने कहा कि हम ये जो 60% अनरिच 450 kg
जो यूरेनियम है वो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, जिस तरह हमने JCPO को एग्जीक्यूशन के लिए फैसिलिटेट करने के लिए एक्सपोर्ट किया था ईरान का यूरेनियम, और उसके बाद ये ईरान के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा। मगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी की तरफ, दूसरा मैं फाइनल यहाँ पे एक बात कर दूं, देखिए अमेरिकन जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो इस तरह डिमांड कर रहे हैं जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने जापान से की थी कि आप ये वेपन्स खत्म कर दें, जर्मनी से की थी। ईरान इज नॉट अ डिफीटेड नेशन एट द मोमेंट। हाँ, जंग वो लॉन्च करके दोबारा और उसके बाद इसको डिफीट देते थे, फिर वो कह सकते हैं आप ये भी हमें दे दें, ये भी हमें दे दें। यूरेनियम ईरान कभी भी अमेरिका में ट्रांसफर नहीं करेगा। ये नॉन लूगर के प्रोग्राम में यूक्रेन से गया था, मगर वो एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था, पैसे दिए गए। अच्छा, आप ये लास्टली ये बता दीजिए कि आपको पता है सदर पुतिन चीन में मौजूद हैं और इस दौरे के दौरान भी बड़ी अहम बातें की हैं, और जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है फ्रॉम चाइनीज़ प्रेसिडेंट वो भी बड़ा मानी खेज है। मतलब इस तरह की बातें वो शाज़ो नादिर ही करते हैं। उन्होंने कहा जी कि दुनिया में जंगल के कानून की तरफ हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाना चाहिए दुनिया को। ये जो दौरा है सदर पुतिन का, दौरा चीन, ये कितनी अहमियत का हामिल है मौजूदा जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके तनाज़ुर में? Considering it comes right after President Trump's visit. देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया। पहले एक दफा दौरा हुआ था चंद साल पहले, जिसपे उन्होंने कहा था कि चाइना और रशिया की लिमिटलेस फ्रेंडशिप। उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना जिसको कहते हैं सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव दिया, जो कि ग्राउंडेड है यूनाइटेड नेशन चार्टर पे। फिर उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव दिया, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव दिया, और लास्ट ईयर अक्टूबर में उन्होंने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दिया। ये जो चारों इनिशिएटिव्स हैं, ये बिल्कुल वो आते हैं कि आप रूल बेस्ड ऑर्डर पे जाएंगे, आप यूनाइटेड नेशन चार्टर की तरफ जाएंगे, और उसके ऊपर पुतिन उसको सपोर्ट कर रहा है। जो पहली दफा जब उन्होंने लिमिटलेस का ऐलान किया था, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में, और ये स्टैब्लिश भी हुआ विद द पैसेज टाइम, हमने देखा कि जो एक मल्टीपोलैरिटी जो है वो शुरू हो गई। और आज के इस दौरे के बाद हमें ये नजर आता है कि मल्टीपोलैरिटी स्टैब्लिश हो गई है, और बैलेंस ऑफ पावर इस वक्त मुकम्मल चाइना के हक में शिफ्ट हो गया। ये इसी तरह कि जिस तरह 1972 में 71 में पाकिस्तान के गुड ऑफिसर्स से जब निक्सन गया चाइना में, और उससे पहले उनके हैरी किसिंजर, तो पूरे वर्ल्ड की जो बैलेंस ऑफ पावर था वो अमेरिका के फेवर में शिफ्ट हो गया। आज पुतिन का वहां जाना चाइना के पास, ये बैलेंस ऑफ पावर जो है चाइना के फेवर में शिफ्ट हो गया। मगर चाइना जो है इंस्टेड ऑफ मिलिट्री मसल यूज, वो इकोनॉमिक मसल या दूसरा नॉर्म्स या वैल्यूज की बात करें। ये एक बड़ा साइक्लिकल है कि जो पहले अमेरिका एडवांटेज लेता था कि नॉर्म्स की बात करता था, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वैल्यूज की बात करता था, इंस्टीट्यूशंस की बात करता था, आज आपको वो आवाज आ रही है चाइना से, क्योंकि चाइना इस वक्त एस्टैब्लिश हो चुका है ए लीडिंग वर्ल्ड पावर। ट्रू। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जफर, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू ओवर सर।